नर्मदे हर। और आज का दिन तो हमारे भारत के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत विशेष है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई भी देश विशेष किन परिस्थितियों से बनता है, जो छोटी छोटी उनकी परिस्थितियां होती हैं, जो उनके मनोबल होते हैं, जो उनके कृत्य होते हैं, वो सब मिलके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को और किसी भी देश को विशेष बना देते हैं। हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला गया है, तो उसके कुछ कारण रहे होंगे। हमारे जो योगदान हैं इस ब्रह्मांड को लेके, इस ब्रह्मांड के प्रति, वो बाकी देशों से अलग थे, इसीलिए हमें इस तरह से परिभाषित किया गया है। तो बाकी लोगों की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जवान और किसान, ये दो स्तंभ ऐसे हैं जिनके सम्मिलित होने से एक अच्छी मजबूत नींव हमारे देश की ऐसे तैयार हुई थी कि वो बाकी सारे देशों से अलग दिखता है, अलग है भी, सम्मानीय योग्य है। और आज इन्हीं दोनों पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम सब, हर भारतीय का इन जवान और किसान को लेके एक अलग ही प्रकार का सम्मान है। ये हम सब समझते हैं, जानते हैं। लेकिन अभी जब मैं सिंधु दर्शन के लिए लेह गई थी, लेह लद्दाख गई थी, तो बहुत सी परिस्थितियां वहां जाके मुझे पता चली। सैनिक के बारे में बात करने पर, कोई गाथा समझने पर, फेसबुक पे कोई लेख पढ़ने पर थोड़ी देर को सम्मान हम सबके मन में आता है। लेकिन अगर आप उनकी परिस्थितियां देखेंगे वहां जाके कि कैसे वो माइनस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, कैसे एक वक्त के बाद उनकी शारीरिक क्षमताएं जवाब दे जाती हैं, कैसे वो साल साल भर अपने घर वालों से मिल नहीं पाते हैं, और कहाँ से वो इतनी तीव्रता लाते होंगे। एक समय ऐसा आता है कि शारीरिक क्षमताएं जवाब दे देती हैं और उनको वहां से हटा दिया जाता है, फिर नई टुकड़ी पहुंच जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें वहां जाके पता चली। और वो जो सम्मान सिर्फ सम्मान तक था, वो इस ग्लानि से भर गया मेरा मन कि किस तरह के हम लोग हैं कि सिर्फ 2 सेकंड का एक सम्मान करके हम अपने घरों में बैठ जाते हैं और पूरा जीवन उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है सरकारें कर रही हैं उनके लिए, सब कुछ उन्हें मिल रहा होगा, लेकिन कम से कम एक विशेष तरीके का सम्मान या कुछ ऐसा जो उन्हें भी गौरव हो, वो हमारे लिए वहाँ खड़े हैं, हम सबको करना चाहिए। मैं उनके सबके परिवारों से वहाँ जाके मिली थी, काफी समय बिताया था। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बदले में हमारा धन चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा चाहिए, या हमसे वो कुछ चाहते हैं। मेरा थोड़ा सा उन सबको वहाँ समय देना ही उन्हें उन्हें बहुत अद्भुत लगा। उन्हें लगा कोई है जो हमारे मन की बात सुन रहा है, कोई है जो हमारी बात सुनने समझने आया है, कोई है जो हमारे जीवन के उन पहलुओं को जानना चाहता है जो हमेशा गुप्त पड़े रहते हैं। इसी तरह से किसान है। आप देखिए, हम कितना साधारण इस बात को लेते हैं कि सुबह और शाम थाली में भोजन आ गया। हमेशा हमको लगता है ये बहुत आम बात है, बहुत साधारण बात है, सभी के यहाँ सभी को भोजन मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए, सर्दी, गर्मी, बारिश, हड्डी तोड़ने वाली कड़कती ठंड, ये सब चीजों से गुजरते हुए, सारे मौसमों से गुजरते हुए, एक बीज बोने से लेके फसल काटने तक, उस किसान का आधा जीवन खेतों की मिट्टी में चला जाता है। उसके दिमाग में कभी ये नहीं आता होगा शायद प्राथमिकता से कि उसका, उसके बेटे को या उसकी बेटी को आगे क्या बनाना है। उसकी प्राथमिकता होती होगी कि कल बीज जो डाल के आया हूँ वो सब सही है, कल जाके देखूंगा। कहीं अगर अनचाहे बादल गरज जाते होंगे तो वो सहम जाता होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए भी। क्योंकि उस किसान को पता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो हमारी थाली में अन्न नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि एक किसान के लिए हमारा सबसे पहला समर्पण यही है कि जब भी थाली आए तो आप जब पहला निवाला तोड़ें
तो आप बहुत से लोग मैंने देखा है प्रणाम करते हैं थाली को। कम से कम मेरा तो ये मुझे याद नहीं है 5-7 साल से, या जब भी मैं कहूँगी मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक परिपक्व हुई हूँ, ये एक नियम है कि प्रथम प्रणाम मैं उस किसान को करती हूँ, उसके परिवार को करती हूँ कि हे प्रभु, उस किसान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसको हमेशा आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति देना, जिसके कारण मेरी थाली में आज अन्न आ पाया, जिसके कारण आज मैं दिन भर भोजन करके दिन भर जीवित रह पाऊंगी। तो एक ये छोटी सी पहल हम सब आज अपने इस 26 जनवरी के मौके पर हमें ये करना चाहिए कि कम से कम उनके प्रति इतना सम्मान हो कि दिन में एक बार हम उन्हें याद तो करें, दिन में एक बार हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करें अपने ही मन में, कोई दिखावा नहीं। सैनिक की पोस्ट डाल देने से, किसानों की पोस्ट डालने भर से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ मत डालिएगा, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा। पर एक मानसिक प्रणाम, जब भी आपकी थाली में भोजन आए, जब भी आपके जिह्वा तक वो रस जाए भोजन का, तो एक प्रणाम तो बनता है उस अन्नदाता के लिए जिसके कारण अन्न है, उस अन्न के लिए जिसके कारण हम हैं। तो हालांकि आज का एक अलग तरीके का 26 जनवरी है, आज किसानों की भी परेड है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन है तो दिन अद्भुत ही कि जवान के साथ आज किसान भी परेड करेगा। तो आप सब जो हैं अच्छे से 26 जनवरी को मनाइएगा और उन सारे पहलुओं को मनन कीजिएगा और उन सब तथ्यों को लेकर संकल्पबद्ध होइएगा, जिससे लगता है कि हमारे भारत को एक नई धरातल मिल सकती है। और जैसे कि पिछले पूरे हफ्ते हमने बात की थी ध्यान को लेके, आप देखिए वो ध्यान का एक सूत्र ही हर हर तथ्य से बंधा हुआ है। आप बताइए कि वो जो सीमा पे एक सैनिक खड़ा है, वो हमारी शारीरिक क्षमताओं वाले हैं, उनमें कोई अलग से भगवान ने किडनी, फेफड़े, लिवर या हृदय लगा के नहीं भेजा है, हमारी तरह का ही उनका शरीर है। लेकिन अपने संकल्प के कारण, अपने समर्पण के कारण, देश के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वो हमसे इतने ऊंचे हो गए हैं कि हम मानव भी नहीं रहे और वो देवतुल्य हो गए, क्योंकि अपनी इन्हीं शारीरिक क्षमताओं और मानसिक क्षमताओं के रहते हम दिन भर अपनी व्यवहारिक उलझनों में फंसे रहते हैं, ईश्वर को एक धन्यवाद तक नहीं दे पाते एक अच्छे दिन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, और अपने ही बनाए तनाव में रहते हैं। हमारी ही तरह का एक और व्यक्ति सीमा पे खड़ा है हमारी रक्षा के लिए। क्या ध्यानस्थ व्यक्ति ऐसा ही होता है? जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है, ध्यान है एकाग्रता। उस एकाग्रता से समर्पण आता है। आप सोचिए किस तरीके की एकाग्रता है उस व्यक्ति के अंदर, कैसी अलग जगी होगी जो वो सैनिक बन गया, अपने परिवार के लिए नहीं, एक एक भारतीय के लिए, उन भारतीयों के लिए जिन्हें वो जानते भी नहीं, कभी सबसे मिलेंगे भी नहीं। हम में से कितने लोग सैनिकों से मिल पाते होंगे, बात कर पाते होंगे, उनके अनछुए अनछुए पहलुओं को छू पाते होंगे, उनके मन की उन परतों को स्पर्श कर पाते होंगे। लेकिन बिना किसी संबंध के, सिर्फ एक भारतीयता का संबंध के नाते आज उन्होंने ये तय किया कि हम अपना जीवन समर्पित करेंगे अपने देशवासियों के लिए। तो ध्यानस्थ व्यक्ति ऐसा होता है, किसान, उसका पूरा ध्यान अपनी फसल पे होता है, अपने अन्न पे होता है। इसे कहते हैं ध्यानस्थ, इसे कहते हैं समाधि, इसे कहते हैं सिद्धि। सिद्धियां सिर्फ योगी ही नहीं ले सकता है, सिद्धियां सिर्फ साधकों को ही प्राप्त नहीं होती हैं। जो अलग अलग तरीके की हमारे में बताया गया है कि शमशानों में सिद्धियां होती हैं या रात्रि साधना होती है। अब बताइए, एक सैनिक से बड़ी रात्रि साधना और कौन कर सकता है? एक सैनिक से विराट, ऊंची, गहरी अनुष्ठान और कौन कर सकता है? उसको पता है कोई भी आने वाली गोली मुझे मार सकती है, बट कितना गौरवान्वित होकर वो सीमा पे खड़े हुए हैं, इस सोच के साथ कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं,
इससे अधिक और ध्यानस्थ कौन हो सकता है कि एक आंख उनकी सीमा पर ही लगी है और वो जानते हैं कि उनकी चूक से भारत पे आंच आ सकती है। और एक हम हैं कि हम अपने ही दैनिक जीवन में 10 मिनट ध्यान को नहीं निकाल पाते। कितने सूक्ष्म हम हैं और कितना विराट वो जवान और किसान है। हम ही में से निकल के गए हैं, हमारे ही वंशज हैं, हमारी ही पीढ़ियों के कोई हिस्से हैं वो, लेकिन अपने कृत्यों से, अपने अपने उस स्पंदन से, अपनी उस निष्ठा से वो हमसे कहीं ऊंचे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सबको अपने अपने जीवन में आसपास नजर डालनी चाहिए, दृष्टि डालनी चाहिए कि कौन ऐसा है जिससे हम शिक्षा ले सकें। अब तो सब आप परिचित हैं पिताजी से, और यकीन मानिए अपने जीवन में आज मैं जो हूँ या जो बनती हूँ उनसे आधी से ज्यादा जो तथ्य है मैं उनसे ही लेती हूँ। जब कभी जीवन में मैं हिम्मत हारती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूँ जिसने 20 साल तक सर्दी, गर्मी, बारिश कभी अपने माथे पर ये शिकन नहीं आने दी, कभी स्वयं को ये बहाना नहीं दिया कि आज बारिश है तो आज जनता में नहीं जा पाऊंगा, आज बहुत गर्मी है, आज नहीं मिलते हैं, आज सर्दी बहुत है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 2-4 दिन बाद जाऊंगा। कभी उन्होंने स्वयं को ये बहाना नहीं दिया। अब तो आधुनिक परिवेश में बड़ी अच्छी गाड़ियां चल गई हैं, पर एक समय पे उन पे जीप होती थी। और आज भी क्योंकि कोहरा इतना होता है तो आधे टाइम वो खुद ही ड्राइव करते हैं और आधे टाइम उनका सर उस गाड़ी की खिड़की से बाहर निकला होता है देखने के लिए मार्ग, और ये उनका रूटीन वे है। और बेमकसद, मतलब बिल्कुल निस्वार्थ। कई बार मैं जब ये शब्द उनके सामने बोलती हूँ कि निस्वार्थ ही पापा सेवा करते हैं, तो वो मुझे टोक देते हैं, कहते हैं नहीं, ये मेरा अपना स्वार्थ है, ये मेरा अपना निर्णय है, मुझे अपनी जनता से प्यार है, मैं अपने प्रेम में जाता हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। और इस तरीके से उनका स्पंदन है अपनी जनता के लिए कि अगर पूरे क्षेत्र में रात को 2 बजे भी डेथ हुई है तो ठीक 2 बजे उनके फोन पे वो सूचना आएगी। उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाती है सुबह 8 बजे तक। अगर किसी को भी बुखार है, किसी को भी कोई पीड़ा है, कहीं किसी की फसल जल गई है, पूरे दिन का उनका रूटीन होता है। मैंने एक दिन पूछा कि आप पूरे दिन जाते हो, सबकी पीड़ाएं हर तो नहीं पाते, सबको हम सॉल्यूशन तो नहीं दे पाते, तो क्या मतलब है भागने से? तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें बुखार है और मैं क्रोसिन नहीं हूं तुम्हारे जीवन का, तुम्हें क्रोसिन ही ठीक करेगी, तुम्हें बुखार की दवाइयां ही ठीक करेंगी, लेकिन अगर मैं सिराने बैठा हूं तो तुम्हें कितना संबल रहेगा। तो मैं उस संबल बनने के लिए वहां जाता हूं। तो ऐसे अलग अलग लोगों पे हमें दृष्टि डालनी चाहिए जो अपने जीवन में अपने अलावा, स्वयं को देने के अलावा और मानवता को क्या क्या दे रहे हैं। आज के गणतंत्र दिवस पर ये सबसे सही तरीका होगा भारत में अपना योगदान देने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे भारत वो जो सोने की चिड़िया बोला जाता था वो वैसे ही आगे की पीढ़ियां भी उसे समझें। और इस परिवेश में मैं बिना जल के बात किए बिना तो इस सेशन को समाप्त ही नहीं कर सकती। मुझे लगता है जिस बात के लिए हम पिछले 2 महीने से संकल्पबद्ध हैं, तो हमें भारत के लिए कम से कम अगले गणतंत्र दिवस तक इस बात की शपथ लेनी पड़ेगी कि हम अपने हाथों से जल को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बहुत छोटी सी पहल है। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं आप सबसे नहीं कहती कि आप जाइए और नदियों को साफ करने लगिए, आप कूड़ा साफ करने लगिए, आप स्वच्छ बनाने लगिए, पर आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो उठाएंगे कि हमारे आसपास का अगर कोई वृक्ष सूख रहा है तो उसमें पानी देना है। हम अपने हाथों से कोई कचरा उस भूमि पे नहीं डालेंगे। हम अपने हाथों से अपने हिस्से का जल व्यर्थ नहीं करेंगे। मुझे याद है एक बार मैं कहीं बैठी थी, बहुत छोटी सी थी वो घटना मुझे याद है, और मैं नानी के साथ कहीं गई थी उनकी गली में ही, और जल आया था। मुझे प्यास नहीं लगी थी और शायद मुझे लगता है ये ईश्वर ने मुझे ऐसा बना के ही भेजा था, उसे मुझसे ये कार्य कराना था, तो वो एक बेस उसने बना के ही भेजा था। क्योंकि 80%
हम पे संस्कारों का, पालन पोषण का, अपने माता पिता के रक्त का, वंश का, अंश का असर होता है, लेकिन 20% हमारे अपने कर्म, हमारे अपने प्रारब्ध, हमारी अपनी नियति होती है, और उससे मिलके एक मनुष्य बनता है। तो जब मैं नानी जी के साथ गई थी, जल आया और मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पीना है, प्यास नहीं है। तो नानी ने मुझे घर आके ये बात समझाई थी कि कभी जल को ना नहीं बोलते, ये सौभाग्य होता है। हालांकि उनके शब्द अलग थे, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि पानी को ना नहीं बोलते। पर मुझे अब लगता है मनन करके कि शायद ये सौभाग्य होता होगा कि जल स्वयं चल के आया है, हम कैसे ना बोल सकते। आप देखिए, अगर आपको कोई सोना चांदी या हीरा आज उपहार स्वरूप देगा, आप गिफ्ट खोलेंगे, उसमें हीरा निकलेगा, तो आप ना थोड़ी ना कहेंगे, आप खुशी खुशी रखेंगे, और उसके प्रति आप अपना बड़ा एक कृतज्ञ भाव भी रखेंगे कि उसने आपको हीरा दिया। लेकिन जल को हम संपदा नहीं मान बैठे हैं। दुर्भाग्य ये है कि नानी वाली सोच, दादी वाली सोच जो थी कि जल को ना नहीं कहते हैं, आज जल के प्रति हमारा जो अमानवीय व्यवहार था, वो उस स्थान पे हमें ले आया है कि हमें अपनी परंपराएं भी बदलनी पड़ रही हैं। अब हमें जल को ना कहना पड़ेगा, कहना चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो वो जो ट्रे में एक गिलास आया है, वो एक घूंट पी के आप रख देंगे, और रसोई में जाके उसे झूठा मान लिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा। एक गिलास पानी नाली में चला गया, सिर्फ इसलिए कि हम ना नहीं कह पाए। तो वो जो नानी दादी ने कहा था, अब उन परंपराओं पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी संपदाओं का, अपने जल की संपदा का इतना हनन किया, इतना शोषण किया, अब वो समाप्त हो गई। अब अगर उसे बचा के नहीं रखा गया तो अगली पीढ़ी तक आते आते ये ऐसा हो जाएगा कि हम ही सब जीवित नहीं रह पाएंगे। फिर हमें वही अशुद्ध जल पीना पड़ेगा। पीना तो पड़ेगा, क्योंकि जल के बिना तो हम नहीं रह सकते। जब प्यास लगेगी तो समंदर भी पीना पड़ेगा, उसका जल का भी पान करना पड़ेगा। तो आज के दिन जो विशेष है हमारे भारत के लिए, गौरव का दिन है। उस गौरव में हम एक एक आहुति अपने योगदान की भी डालें। उन जवानों, उन किसानों के प्रति हम प्रणाम रखें, नमन रखें, और हमेशा थाली आने पर उस किसान के परिवार को धन्यवाद दें कि जिस परिवार से, जिस किसान के परिवार से आज ये भोजन आया है, प्रभु उसको स्वस्थ रखे, उसको आनंद से रखे, और जल के प्रति, हर बूंद के प्रति हमारा भाव समर्पित हो। समाधान बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, और समाधान महाराष्ट्र से हैं। मैं कई दिनों से सोच रही थी उनके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा विषय निकल आता था कि समय का अभाव हो जाता था। महाराष्ट्र से हैं वो, और आप सब भी उनके कमेंट पढ़ते होंगे कि वो मुझे लेके एक ऐसी लेखनी चलाते हैं जो मैं खुद भी चौंक जाती हूँ कि क्या मैं सच में इतनी इतनी दिव्य हूँ, इस योग्य हूँ। तो मैं स्वयं को तो उतने प्रतिशत अंक नहीं दूंगी, लेकिन समाधान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा इतना अच्छा लिखते हैं, शायद आपकी सोच से ही मैं इतनी अच्छी हो सकती होंगी, और हमेशा ऐसे ही प्रोत्साहन बढ़ाते रहिएगा। और परसों जब पिताजी के साथ मेरा सेशन था और आपने जो कुछ भी लिखा, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सदैव आप मुझे प्रणाम करते हैं। हालांकि मैं आपके बारे में बहुत बोल नहीं पाई कभी, लेकिन अगर आप मेरे सारे सेशन सुनते होंगे तो समाधान शब्द हमेशा ही निकलता है। और मुझे लगता है सृष्टि और ब्रह्मांड में इसी को स्पंदन कहते हैं, कि जो भी आपके स्नेही जन होते हैं, अगर आपने किसी से अपने स्नेह की तीव्रता जोड़ रखी है तो उस व्यक्ति तक वो बात ब्रह्मांड ही पहुंचा देता है। ये आपका मेरे प्रति स्नेह है, और आप जो मुझे स्मरण करते रहते हैं, शायद उसी का एक निष्कर्ष होगा कि मेरे मुंह से हमेशा अपने हर सेशन में समाधान अवश्य निकलता है। और समाधान आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मुझे इतना मानते हैं और इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं, तो आप अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में अपने आसपास आप जल के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए, उन्हें शपथ दिलाइए, उन्हें ये समझाइए कि हर जल की बूंद को बचाना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा उपहार है जो आप अपनी मोक्षदायिनी शिप्रा को दे सकते हैं, क्योंकि हम सबका मोक्ष अब यही होना चाहिए कि जल की बूंदें बचें।
ताकि ये सृष्टि बची रहे, ताकि हमारी भूमि बची रहे। तो एक बार फिर गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। समाधान आपको बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद। नर्मदे हर।